प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पथ सफलता के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ NK यादव। बात हो रही थी, आप लोगों ने हमारे वीडियोस काफ़ी सराहे, जिनमें बात थी कि हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे थे और रीतिकाल तक हमने किया, और जश्न आज़ादी का वीडियो भी आपने बहुत पसंद किया। इसलिए पथ परिवार आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता है। आज हम लोग नेट परीक्षा की बात करेंगे और बदले हुए सिलेबस में आपकी तैयारी की रणनीति क्या हो, इस पर हम लोग एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। सिलेबस चेंज हुआ। सिलेबस चेंज होने के बाद एक जो नई सिलेबस में टॉपिक्स की बात करना चाहें हम लोग, तो ये है कि हिंदी साहित्य एक यूनिट में आके सिमट गया। पहले 3 से 4 यूनिट में हिंदी साहित्य हुआ करता था और हिंदी साहित्य पे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब पैटर्न चेंज हुआ, सिलेबस चेंज हुआ, तो आपकी रणनीति भी चेंज होनी चाहिए। हम लोग 10 यूनिट पे बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो यूनिट है वो भाषा विज्ञान की है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कहा, कमेंट्स में लिखा भी था कि हम अच्छी पुस्तकों की बात करें। अच्छी पुस्तकें वे ही होती हैं जिनसे हमको सहज रूप में समझ में आ जाए। भाषा विज्ञान में यदि आपको भोलानाथ तिवारी के वर्णन क्षमता पर यदि सहजता से समझ में आने का आसान तरीका पता हो तो भोलानाथ तिवारी पढ़ें, देवेंद्र शर्मा पढ़ें, कपिल द्विवेदी पढ़ें, हरदेव बहारी भी आप लोग भाषा विज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं। अब बात आई कि भाषा विज्ञान पढ़ते समय क्या बेसिक चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आर्य भाषा का विकास, भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यदि भाषा की बात करें तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, और उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय ईस्वी सन 1000 से शुरू होता है, और वहीं से आपका हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होता है, जो हमने चर्चा की। अब इस सिलेबस पे हम लोग अध्ययन कैसे करें, जैसे वैदिक संस्कृत की व्याकरणिक विशेषताएं क्या थी, उस समय के साहित्य की विशेषता क्या थी, व्याकरणिक संरचना में भाषा किस तरह से योगात्मक थी, किस तरह से संज्ञा शब्दों के साथ कारक चिन्ह जुड़े रहते थे और क्रिया शब्दों के साथ सहायक क्रिया जुड़ी रहती थी। ये तकनीकी बातें हैं जो हम लोग तकनीकी टॉपिक्स पे एक बार वीडियो में लेंगे। फिर आगे बारी आई किस तरह से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जन्म होता है, अपभ्रंश से किस तरह से विकसित होती हैं, अपभ्रंश और हिंदी में क्या व्याकरणिक समानताएं रहती हैं, अपभ्रंश और हिंदी में क्या असमानताएं रहती हैं, स्वरों की संख्या, व्यंजन की संख्या, व्यंजन किस रूप में अपभ्रंश में था, हिंदी में आके वह किस रूप में अपनाया गया, इन सब बातों पे चर्चा होती है। फिर एक कॉमन सा सवाल होता है कि हम लोग हिंदी क्षेत्र की बात करें, जो हमने पहले भी बात की थी 10 राज्यों की, जो विभाजन के बाद 2-2 बने, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, और इन्हीं के जो विभाजित राज्य के रूप में उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। फिर राजस्थान से आपको रेल मार्ग से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली और दिल्ली से हिमाचल प्रदेश, ये हिंदी क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पे बात करें तो हिंदी में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों की बात होती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जब आप हिंदी का अर्थ लेंगे तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी की आपको 3 बोलियां और पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, यानी टोटल 8 बोलियां जो बाद में भाषा के पद पर आसीन होती हैं, उनका विकास, उनकी व्याकरणिक विशेषता, और सबसे मुश्किल सवाल जो आप याद करने की कोशिश करेंगे, लगातार याद करेंगे, वह है इनका क्षेत्र, प्रचलन क्षेत्र, खड़ी बोली का, ब्रज का, अवधि का कम से कम आपको याद करना है। आज हिंदी का मतलब बहुत संकुचित अर्थ में खड़ी बोली का विकसित रूप। इस तरह से आप लोगों को भाषा विज्ञान का बेसिक तैयार करके फिर आपको आगे बढ़ना है। फिर बारी आती है हिंदी लिपि सुधार आंदोलन की, यानी देवनागरी लिपि सुधार किस तरह से संस्था के स्तर पर कैसे हुए, व्यक्तिगत स्तर पर कैसे हुए। यहाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी सुधार और सुधार में आपको पूरा याद करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आचार्य नरेंद्र देव समिति, किस राज्य की सरकार ने उसे बनाया, उसके क्या क्या सुझाव थे, कितना समय लिया, कंप्लीट आपको याद होना चाहिए यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं। फिर आगे जाके अभी फर्स्ट यूनिट में आपके व्याकरण का हिस्सा जुड़ा है, जिसमें आप लोग स्वर, व्यंजन, शब्द का निर्माण किस प्रकार से होता है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह वगैरह। इसी में हम लोग पहली यूनिट का यदि तीसरे हिस्से की बात करें तो वापस हिंदी के विविध रूप, तो हिंदवी क्या है, उर्दू क्या है, किस तरह से मानक भाषा बनती है, परिष्कृत परिनिष्ठित भाषा किस तरह से बनती है,
और फिर हिंदी की संवैधानिक स्थिति अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक बहुत अच्छे से विश्लेषणात्मक तरीके से आपको पूरी तरह याद हो। ये नेट की तैयारी करते समय पहली यूनिट का विश्लेषण। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं दूसरी यूनिट की, जिसको आप लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के वीडियो में देख ही रहे हैं, जिसमें हम लोग इतिहास लेखन परंपरा, काल विभाजन, नामकरण, उसके बाद आदिकाल, फिर हम लोगों ने भक्ति काल के 2 पार्ट करके वीडियो तैयार किए थे और उसके बाद रीतिकाल पर भी हम लोग पहुंच गए थे। आधुनिक काल हम लोग आगे कंटिन्यू उन वीडियो की श्रृंखला में ही पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते समय आप लोगों की एक फरमाइश रही थी कि अच्छी किताबें क्या होती हैं। मैं आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। सबसे पहले हर विद्यार्थी 12th लेवल का हिंदी साहित्य एनसीईआरटी में जो भी हैं, या आपके 11th 12th राजस्थान बोर्ड में या किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, वहाँ का बेसिक पढ़ें। हो सकता है उन संक्षिप्त इतिहास में थोड़ा बहुत तथ्यात्मक त्रुटि हो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए या बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर आप यदि विश्लेषणात्मक कथन कारण करना चाहें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल तक बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़ें। रीतिकाल से ही आपको डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र का काम ही रीतिकाल पर अधिक रहा, और उसके बाद यदि सबसे ज़्यादा फैक्ट्स आपको मिलते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित है, उसमें मिलता है। तो इस तरह से आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। फिर आप किसी भी तरह की कोई भी आपके संक्षिप्त या फैक्ट की कोई भी आपको किताब मिलती है तो उसका अच्छे से अध्ययन करें। याद रहे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप कितनी भी बड़ी गलती या कितनी भी छोटी गलती आपके सामने आती है तो आपके पकड़ में आ जाती है। आधुनिक काल विशेष हो जाता है यदि हिंदी साहित्य का हम लोग पृष्ठ की सीमा की दृष्टि से विभाजन करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास कोई भी लें, आधे से ज़्यादा जो पृष्ठ होते हैं आधुनिक काल के। आधुनिक काल में कविता तो चलती ही है, साथ ही साथ गद्य विधाएँ आ जाती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रारंभिक स्तर पे तो हम लोग जो विद्यार्थी हैं उनसे कई बार मजाक में कहते भी हैं कि आप ये किताब का नाम है, बता दीजिए विधा कौन सी है, तो एक असमंजस्य रहता है। तो उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, ये 5 बड़ी विधा हैं। पर याद रहे प्यारे विद्यार्थियों, आप छोटी विधाओं की उपेक्षा न करें। कई छोटी विधाएं ऐसी हैं जिसमें आपको 20, 25, 30 टाइटल ही याद करने होते हैं और एक एक सवाल आता है तो आपके राइट करने की संभावना ज़्यादा होती है। रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, इस तरह की छोटी विधाओं की भी आप उपेक्षा न करें। गद्य विधाओं में आप लोगों से प्रश्न पत्र निर्माता एक अपेक्षा रखता है कि कम से कम किसी प्रवृत्ति विशेष, किसी रचनाकार विशेष की कोई संदेश विशेष की रचना आपको अवश्य याद हो और आज़ादी के बाद रचना और रचनाकार का महत्व, किसी विशेष समस्या को लेकर लिखी गई रचना, या साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना, या रचनाकार को ज्ञानपीठ मिला हो, या व्यास सम्मान, या इस तरह के किसी भी कारण से रचना यदि चर्चित रहती है तो आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य में पढ़ते समय विशेष रूप से आप कालक्रम से जमाने की कोशिश करें रचनाकारों को, रचनाओं को, और साथ ही साथ प्रवृत्ति के तथ्यात्मक जो सवाल होते हैं उनके साथ साथ आप लोग विश्लेषणात्मक अध्ययन करें, कथन कारण का बहुत अच्छे से अध्ययन करें। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम वैसे विस्तृत चर्चा के साथ खंड के रूप में आप तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास कर ही रहे हैं। नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए तीसरी यूनिट काव्यशास्त्र की है। काव्यशास्त्र का आप उपविभाजन करें तो भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र। यहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, कई बार आप बड़े बड़े आलोचक समीक्षक की किताबों के चक्कर में पढ़कर घबरा जाते हैं, तो ऐसी कोई बात न रखें। सबसे पहले आप बेसिक तैयार करें। बेसिक तैयार करते समय 2 किताबें आपकी मदद करती हैं, अलंकार पारिजात और काव्यांग पारिजात। काव्यांग पारिजात लक्ष्मी नारायण द्वारा रचित रचना है और इसी तरह से अलंकार पारिजात नरोत्तम स्वामी द्वारा काव्यशास्त्र की पुस्तक है। भगीरथ मिश्र की किताब को भी आप देख सकते हैं और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए देवेंद्र शर्मा की किताब को भी आप देख सकते हैं। अब बारी आती है सवालों की। सवाल कैसे बनते हैं? भारतीय काव्यशास्त्र में सामान्य रूप से काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य के प्रयोजन, इनकी संख्या, विभिन्न आलोचकों, आचार्यों द्वारा दी गई इनकी परिभाषा से संबंधित सवाल आपको पूछे जाते हैं। आप विशेष रूप से हमारे हिंदी काव्यशास्त्र के संस्कृत काव्यशास्त्र से प्रभावित
जो भी काव्य शास्त्र है उनका संप्रदाय है, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि, वक्रोक्ति, इनके बेसिक प्रवर्तक आचार्य, इनको पुष्पित पल्लवित करने वाली आचार्य परंपरा, उनकी रचना, उनकी शताब्दी और उनकी रचना में इस संप्रदाय विशेष के बारे में क्या बताया गया, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, काव्य शास्त्र जितना ही क्लिष्ट विषय माना जाता है उतना ही सरल हो जाता है यदि आप इस विषय में इंटरेस्ट डेवलप कर पाते हैं। यदि हमें ये पता है कि रस सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, रस सूत्र में विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, इनके अंग के रूप में किस तरह से हम लोग देख सकते हैं चेष्टाओं को, तो एक बार इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद रस निष्पत्ति और साधारणीकरण भी बहुत सहज आत्मसात हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप बहुत इंटरेस्ट डेवलप करके तकनीकी शब्दावली क्लियर करके अपने जो भी संपर्क में सीनियर्स हैं या आपके टीचर्स हैं वो अच्छे से इसको क्लियर करें, तो फिर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आमतौर पर विद्यार्थी को अच्छी किताबें नहीं मिल पाती, एक अजीब सी समस्या होती है, या जो भी काव्य शास्त्र हमें मिलता है वो अनुदित है। तो विशेष रूप से जब प्रश्न पत्र निर्माता जब प्रश्न बनाता है तो सामान्य रूप से जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए उनमें आलोचक कहाँ का है, आलोचक का जीवन परिचय, आलोचक का आलोचनात्मक जो भी ग्रंथ है उसके बारे में, उस पर प्रभाव जो पड़े उसके बारे में, अमुक सिद्धांत उस ग्रंथ के कौन से अध्याय में संकलित है, वह सिद्धांत क्या है, उसका अनुदित वाला जो पैराग्राफ है इम्पॉर्टेंट है, विश्लेषणात्मक रूप से पढ़ें। आमतौर पर पाश्चात्य काव्य शास्त्र में सीधे सवाल ही पूछे जाते हैं, जैसे लॉन्जाइनस के उदात्त तत्वों की संख्या कितनी है, अंतरंग तत्व कितने हैं, बहिरंग तत्व कितने हैं, लॉन्जाइनस का सिद्धांत कौन सा है, या पाश्चात्य काव्य शास्त्र के 4 आचार्य या आलोचक लिए और 4 सिद्धांत सामने सुमेलित करवाने के लिए कहा गया। ये बेसिक सवाल हैं। तो पढ़ते समय आप इंटरेस्ट डेवलप करें, रोजाना का एक भारतीय काव्य शास्त्र का टॉपिक लें और एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र का टॉपिक लें, बेसिक नोट्स बनाएं, कोशिश करें कि आपका एक पाश्चात्य आलोचक एक पेज में संक्षिप्त रूप में आपके पास हो और उससे कम से कम 8-10 बार पढ़ें, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि काव्य शास्त्र में रोज़ाना देख ही रहा हूँ, एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो मेरा काव्य शास्त्र में सवाल गलत हो ही नहीं सकता। नेट के सिलेबस में यूनिट 4 में आपको वैसे मिलेगी कहाँ, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो ये टुकड़ों में मिलने वाली यूनिट है। विशेष रूप से इसके स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में मिल जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में इस टॉपिक में बात आती है हिंदी नवजागरण स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, फोर्ट विलियम कॉलेज, उसका योगदान, उसके बाद भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे एक प्रश्न या संभावित क्षेत्र आपके क्लियर करना चाहूँगा। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप नेट की तैयारी करें तो आपको पता होना चाहिए कि अमुक व्यक्तित्व का हिंदी साहित्य और हिंदी के विकास में क्या योगदान रहा। जैसे भारतेंदु की कविता पर प्रश्न इतना अच्छा नहीं बनता जितना उनके नाटककार, निबंधकार व्यक्तित्व पे बनता है। वैसे भारतेंदु ने लगभग सभी विधाओं का श्री गणेश किया, फिर भी आप पढ़ते समय उनकी पत्र पत्रिकाओं पर विशेष ध्यान दें। कवि वचन सुधा से लेकर आप लोग बाला बोधिनी तक की रचनाएं, जो उनकी पत्रिकाएं, समीक्षाएं हैं, वो अच्छे से पढ़ें। अब उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि भारतेंदु ने निबंध लिखे, निबंधों की शैली क्या थी, नाटक जो कि उनका सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ था, और उसके बाद उन्होंने कई मौलिक और अनुदित नाटक लिखे। इस प्रकार आपको किसी रचनाकार विशेष का हिंदी साहित्य में योगदान बहुत अच्छे से तैयार हो। महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका एक हमेशा प्रश्न पूछे जाने वाला क्षेत्र रहता है, तो आप बहुत अच्छे से तैयार करें। अब हम लोग ऐसा ना हो कि आप जो इनिशियल स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं कि साहब सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, ये ठीक है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से कि एक संपादक मंडल बाबू श्याम सुंदर दास की प्रेरणा से सरस्वती पत्रिका का आना, चिंतामणि घोष जो इंडियन प्रेस से संबंधित थे उनकी प्रेरणा से इसका आना, बाबू श्याम सुंदर दास पहले व्यक्तिगत संपादक रहे और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से लेकर 1920 तक किया, और मैथिली शरण गुप्त जैसे कवियों को सांकेत लिखने की जो एक प्रेरणा दी। ये सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब नेट लेवल का सवाल ये होता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका ने हिंदी साहित्य में क्या योगदान दिया या नहीं दिया। अब आपको चारों विकल्प आते हो तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अन्यथा आप गलती करेंगे। फिर आगे इसी यूनिट में हम लोग बात करें गांधी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, और फिर आपके मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद,
उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक विमर्श, ये हिंदी साहित्य के विमर्श हैं। इनका वही चीज़, प्रवर्तन किसने किया, साहित्य पे प्रभाव कैसे पड़ा, हिंदी की इस विचारधारा से प्रभावित रचनाएं कौन कौन सी हैं। सामान्य रूप से जब आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, किसी उपन्यास, किसी कहानी पर इसके प्रभावों को देखते हैं, तो उस समय वो व्यावहारिक पक्ष होता है। यहाँ पर आपसे अपेक्षा की जाती है कि इन सभी दर्शन का आप सैद्धांतिक पक्ष बहुत अच्छे से क्लियर करें, फिर आपको किसी रचना के मूल उद्देश्य या उसके बारे में जो भी जानकारी है उसमें सरलता और सहजता महसूस हो।